लोग देखने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज पैथोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, साइंस ऑफ डिजीज हम लोग देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा ऊपर में, आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ में चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच होते हैं, या आपको इसको एक और नाम से जानते हैं टाइप ऑफ पैथोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए पैथोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोस्ट कॉमन ब्रांच के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो ब्रांचेज आता है वो है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब डिजीज, और लॉजी का मतलब स्टडी। यानी कि जब आप टिश्यू के अंदर हुए डिजीज के बारे में जब स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है डिटेल में। दूसरा जो टाइप होता है वो है हिमेटोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी के दूसरे ब्रांच का नाम है हिमेटोलॉजी, यानी कि इसमें आप स्टडी करेंगे डिजीज ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तीसरा है केमिकल पैथोलॉजी, यानी कि कोई भी डिजीज होने के बाद बॉडी के जो केमिकल्स हैं, बहुत सारे बॉडी में केमिकल्स हैं जितने, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको देखेंगे। साथ में चौथा जो है आपका वो है इम्यूनोलॉजी, यानी कि इम्यूनोलॉजी ब्रांचेज में हम लोग क्या देखते हैं पैथोलॉजी के, यानी कि बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको किसी भी डिजीज से होने से प्रिवेंट करता है, आपको बचाता है। हम लोग हर समय किसी न किसी पॉजिटिव एजेंट से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट से एक्सपोज्ड होते रहते हैं, और उस सब से जो है कि हमारे बॉडी को जो बचाने का काम करता है वो हमारा है इम्यून सिस्टम। और इस इम्यून सिस्टम के अंदर जो भी डिसऑर्डर होंगे, इस इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर होने की वजह से जो डिजीजेज होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी पैथोलॉजी, इम्यूनोपैथोलॉजी। उसके बाद हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, यानी कि जब कोई भी चीज पर रिसर्च करते हैं, कोई भी नई डिजीज पर जब हम लोग रिसर्च करते हैं और उस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस बॉडी में आते हैं, या कोई ड्रग्स का हम लोग प्रूविंग करते रहते हैं, उस समय बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उस सब को हम लोग स्टडी कहां करते हैं, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में। 6 नंबर जो है आपका जियोग्राफिक पैथोलॉजी। जियोग्राफिक पैथोलॉजी का मतलब हुआ कि किसी भी एरिया में डिजीज का फ्रीक्वेंसी क्या है। सपोज करिए कि ट्यूबरकुलोसिस है, या अभी जो कि मलेरिया का जो है एपिडेमिक चल रहा था, फैल रहा था सब जगह पे, तो उसका कितना फ्रीक्वेंसी था, यानी कि एक एरिया में वो डिजीज कितना फैला है, उस जगह पर कितने पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, मेल पॉपुलेशन कितने अफेक्ट हो रहे हैं, फीमेल पॉपुलेशन कितने अफेक्ट हो रहे हैं, चाइल्ड कितने अफेक्ट हो रहे हैं, ओल्ड पीपल कितने अफेक्ट हो रहे हैं, इन सब चीज के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जियोग्राफिक पैथोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल जेनेटिक्स, यानी कि मेडिकल जेनेटिक्स का मतलब होता है कि डिसऑर्डर, वैसे डिसऑर्डर जो पेरेंटल हम लोग के कैरियर होते हैं, पेरेंटल कैरियर होते हैं, यानी कि फैमिलियर टू फैमिलियर बॉडी में मूव करते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मेडिकल जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, यानी कि जहां पर हम लोग सेलुलर लेवल पे स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। उसके बाद हमारा आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी जब हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिजीज का स्टडी करते हैं उसको कहते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। और लास्ट हमारा है माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और बायोलॉजी का, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि जब आप ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं हेल्दी ह्यूमन में, यानी कि जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स में, और वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, तो जो कि एक पॉजिटिव एजेंट है डिजीज का, और इसके बारे में जब आप स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, इस सब के बारे में जब आप स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये था हमारा ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। आगे हम लोग अब देखेंगे सारे के डिटेल्स के बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी का साइनोमेंस होता है एनाटॉमिक चेंजेस, यानी कि बॉडी में, यानी कि एनाटॉमी, यानी कि जब एनाटॉमी का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि इसमें जब हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, यानी कि
हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे या स्टडी करते हैं इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब जो डिजीज है उसमें चेंजेस हुए हैं, स्ट्रक्चर में चेंज हुए हैं, तो स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे तो दो तरीके के चेंजेस होंगे। एक ऐसा चेंजेस जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं और दूसरा चेंजेस जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक लेंस की, माइक्रोस्कोप की, और जिसके माध्यम से आप उस चेंजेस को देख पाएंगे। तो टाइप ऑफ चेंजेस दो तरह के हो गए हैं। पहला जो है आपका मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस चेंजेस, और दूसरा हो गया माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस में आप जो है कि डायरेक्ट टिश्यू को देखकर, ऑर्गन को देखकर, सेल्स को देखकर, टिश्यू को देखकर आप जो है कि उसके बारे में देख सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस हुए हैं। जैसे कोई भी उंड हो जाता है तो उंड हो जाता है तो उसमें आप देखकर पता कर लेते हैं कि किस तरह के चेंजेस है। ओडिमा को देखकर आप पता कर लेते हैं कि किस तरह के चेंजेस है। लेकिन कोई रिसेप्टर सेल्स के ऊपर से गायब हो गया है, कोई रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहा, तो वो चेंजेस आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में जाना होंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट जो है कि नेकेड आई से देख सकते हैं, नेकेड आई से आप इसको देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के लिए आपको रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप। इसके लिए क्या है आपका रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि वैसे सेलुलर लेवल पे चेंजेस जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हम लोग टाइप देखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी का। हिस्टोपैथोलॉजी के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो तीन तरह के हिस्टोपैथोलॉजी के टाइप होते हैं। पहला सर्जिकल पैथोलॉजी, दूसरा फोरेंसिक पैथोलॉजी एंड थर्ड इज साइटोपैथोलॉजी। अब देखिए सर्जिकल पैथोलॉजी किसको कहते हैं? सर्जिकल पैथोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू रिमूव फ्रॉम द लिविंग बॉडी। जैसे कोई भी लिविंग बॉडी से जब कोई टिश्यू को या ऑर्गन को रिमूव किया जाता है सर्जिकली, और उसके बाद उस रिमूव किए गए ऑर्गन के बारे में जब स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्जिकल पैथोलॉजी। बहुत सारे लोग जो है कि सर्जरी के बाद जो ऑर्गन रिमूव हो जाता है तो वो लोग जो है कि उसके बारे में, उस रिमूव किए गए ऑर्गन के बारे में जो है कि स्टडी कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस पर जो पैसा हम दे रहे हैं वो बेकार दे रहे हैं, फालतू का दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप उस ऑर्गन का अगर स्टडी कर लिया जाता है, अगर सपोज करिए कि उस ऑर्गन में कोई तरह के डिसऑर्डर थे और वैसे डिसऑर्डर थे जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फैल सकते हैं, अगर आप ये पता कर लेते हैं कि हुआ था या डिसऑर्डर उस तरह का या नहीं हुआ था, तो इससे फर्दर जो है कि आगे ट्रीटमेंट करने में, पेशेंट के प्रोग्नोसिस में डॉक्टर को हेल्प मिलता है। और इसके फायदे ये होते हैं कि फ्यूचर में जो डिजीज अभी प्रेजेंट में पेशेंट को था वो आगे होगा या नहीं होगा, यह इस स्टडी पर डिपेंड करता है। दूसरा हम लोग आते हैं फोरेंसिक पैथोलॉजी। फोरेंसिक पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूव फ्रॉम द पोस्टमार्टम फ्रॉम मेडिको लीगल एस्पेक्ट टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ। अब फोरेंसिक पैथोलॉजी का मतलब यह हुआ कि कोई भी पेशेंट जब डेड कर जाता है, कोई भी डेड बॉडी है, तो उस डेड बॉडी से जो रिमूव किए गए हैं, उस पूरे डेड बॉडी को तो हम लोग नहीं रखते हैं, उसमें से कुछ पार्ट को हम लोग निकाल लेते हैं, या उस बॉडी के अंदर जब हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं ऑर्गन पे, तो हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका डेथ हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण था डेथ होने का। उस कॉज ऑफ डेथ को फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फोरेंसिक पैथोलॉजी का हेल्प लेते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गन टिश्यू रिमूव फ्रॉम द पोस्टमार्टम फ्रॉम मेडिको लीगल एस्पेक्ट। थर्ड हम लोग आते हैं साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ सेल्स सेड फ्रॉम द लीजन एंड फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। जैसे कोई भी पर्सन है और उसके बॉडी में एक उंड हो गया, ये सपोज करिए कि एक उंड है और इस उंड में से जो है कि सेल्स सब जो है टुकड़ा होकर बाहर आ रहे हैं, टूट कर बाहर आते हैं। तो यहां तो आप इस सेल्स को लेकर स्टडी कर सकते हैं, इस सेल का स्टडी करेंगे साइटोपैथोलॉजी के अंदर, या फिर इसमें से कोई भी सेल्स बाहर नहीं आ रहा है, इसमें से कोई भी सेल बाहर नहीं आ रहा है और इसमें से हमें पता करना है कि यहां पर किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं इस उंड के अंदर, इस उंड के अंदर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चेंज को पता करने के लिए हम लोग एफएनएससी यानी कि एक एफएनएससी करते हैं, यानी कि
एफएनएससी एक निडल होता है, एक निडल के माध्यम से हम लोग जो है कि इसमें से टिश्यू को, सेल्स को जो है कि ले लेते हैं, और सेल्स से जब हम लोग स्टडी करके पता लगाते हैं कि इसके उस उंड में किस तरह के चेंजेस हो रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं साइटोपैथोलॉजी। और इसी को हम लोग एफएनएससी, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में, जैसे आप कैंसर में सुने होंगे कि किसी भी तरह के कैंसर के लिए जो है कि मोस्ट कॉमन टेस्ट जो होता है वो है कंफर्मेटरी टेस्ट, एफएनएससी किया जाता है। अगला जो ब्रांच है वो है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के अंदर हम लोग क्या 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 स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ ब्लड। हिमेटो का मतलब ये होता है ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। जैसे हम लोग नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, नॉन नियोप्लास्टिक के बारे में स्टडी करते हैं, पॉलीसाइथेमिया के बारे में स्टडी करते हैं, एनीमिया के बारे में स्टडी करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में स्टडी करते हैं, कोगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं ब्लड के जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखते हैं आगे कि हिमेटोलॉजी के टाइप क्या होते हैं। हिमेटोलॉजी के टाइप, तो देखिए हिमेटोलॉजी के दो टाइप होते हैं। पहला जो आता है वो है लेबोरेटरी हिमेटोलॉजी, और सेकेंड जो है क्लिनिकल हिमेटोलॉजी। थर्ड जो हमारा आता है वो है केमिकल पैथोलॉजी। यानी केमिकल पैथोलॉजी का मतलब हुआ कि बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और उस बायोकेमिकल रिएक्शन में जो हमारा कंपोनेंट होता है जो पार्टिसिपेट करता है, और उसमें जब किसी तरह के चेंजेस आने लगे। केमिकल पैथोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। हम लोग बॉडी के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल पैथोलॉजी। अब हम लोग ये जो एनालिसिस है वो किन किन चीजों का कर सकते हैं, तो पहला कहता है ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं। ब्लड के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं। यूरिन के अंदर जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इस सब का आप कर सकते हैं। सीमेन, अब सीमेन के अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, उसका भी आप जो है कि केमिकल एनालिसिस करवा सकते हैं कि उसमें प्रोटीन कितना है, प्रोटीन कितना पाया गया है, एमिनो एसिड कितना है, ग्लूकोज कितना है, इस सब के बारे में आप वहां पता कर सकते हैं। स्टूल के बारे में जैसे आरईएफ स्टूल करा के आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। स्पूटम, अब स्पूटम का जो है कि एनालिसिस करा के आप ये पता कर सकते हैं कि उसमें किस तरह का जो है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है, किस तरह का इंफेक्शन है वो पता कर सकते हैं। और कहता है एनी डिस्चार्ज, यानी कि बॉडी में कहीं भी किसी तरह का डिस्चार्ज है उसका भी आप बायोकेमिकल एनालिसिस करवा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, यानी कि बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है और उस इम्यून सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। अगला हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस थ्रू द माइक्रोस्कोपिक और मॉलिक्यूलर एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर रिसर्च। जब भी कोई रिसर्च के लिए हम लोग जो है कि किसी भी टिश्यू का स्टडी करते हैं रिसर्च के लिए कि इसमें किस तरह का नए डिसऑर्डर हो रहे हैं, और उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप या मॉलिक्यूलर एग्जामिनेशन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल या इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी। आगे हम लोग देखते हैं कि जियोग्राफिक पैथोलॉजी क्या होता है। जियोग्राफिक पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है हम समझते हैं इसको। जियोग्राफिक पैथोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में कौन कौन से डिजीज कितना फैल रहा है, उसका कितना केसेस आ रहे हैं, उसके कितने डेथ हैं, उस डिजीज का कितने टाइप वहां पे मिल रहे हैं, इस सब चीज के बारे में जो स्टडी करते हैं, उस डिजीज का फ्रीक्वेंसी कितना है, उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसी को कहते हैं जियोग्राफिक पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब यहां पर हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक विलेज से दूसरे विलेज में, क्या इसका डिफरेंस आ रहा है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे डिजीज, उसके टाइप, फ्रीक्वेंसी, किस किस चीज का डिफरेंस देखते हैं, उस डिजीज का, उस टाइप का, फ्रीक्वेंसी, फैटल रेट, मोर्टिलिटी, इन सारी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं जियोग्राफिक
पैथोलॉजी। अगला हमारा आता है मेडिकल जेनेटिक्स। मेडिकल जेनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? बेसिकली इसमें हम लोग वैसे डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं जिसका रिलेशन हेरिडिटरी हो। स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स दैट डील विथ द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटरी एंड डिजीज। वैसे डिजीज का रिलेशन जो हेरिडिटरी हो, हेरिडिटरी डिजीज हो, हेरिडिटरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हेरिडिटरी यानी कि वो डिजीज जो हेरिडिटरी है और उसका हम लोग स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मेडिकल जेनेटिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी अगला जो हमारा आता है वो है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ डिजीज एट द मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम कोई भी डिजीज का स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। अब ये मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? ये जो है कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, ये क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब हुआ कि यानी कि डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज, यानी कि जो जेनेटिक डिजीज है उसका प्रेजेंस है या नहीं। जो डिजीज अभी किसी भी पर्सन को हुआ है वो डिजीज जेनेटिक है या नहीं है, इसको हम लोग पता लगाते हैं। इसके जरिए वो, अब हम कहां से पता लगाएंगे? तो डीएनए से पता लगाएंगे, आरएनए से पता लगाएंगे, जीन से पता लगाएंगे, यानी कि इन तीनों के माध्यम से हम लोग एनालिसिस करके हम लोग मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि जेनेटिक डिजीज है या नहीं है। इस सब को हम लोग स्टडी कहां करते हैं? मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? यानी कि क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज का डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना एंड प्रिवेंशन करना, यानी कि तीनों चीज जो है आपका वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आता है। यानी कि डिजीज को कैसे पता लगाते हैं, डिजीज का क्या ट्रीटमेंट होता है और कोई डिजीज नहीं हो उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन करते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग कहां रखते हैं? क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर रखते हैं। उस लास्ट ब्रांच है पैथोलॉजी का वो है माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं और वो बॉडी के अंदर जाकर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा माइक्रोबायोलॉजी का? तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल है वो है बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उस सारे बैक्टीरिया के बारे में आप जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं।